हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आप सभी को मालूम होगा कि 10वीं का एग्ज़ाम काफ़ी ही करीब आ गया है। इसलिए हम आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI गेसिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। यदि यह सवाल आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आसान शब्दों में आंसर लिखिएगा कि पोषण वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करता है जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। दोस्तों, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषण तो दूसरा होते हैं परपोषण। एक बार फिर से समझिए, पोषण वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि जो भी जीव है ना, जिसमें जान प्राण पाया जाता है, वो किसी न किसी रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है और वह भोजन उसके शरीर में तमाम जैविक क्रियाओं का संचालन करता है, इसे ही पोषण कहते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण तो दूसरा होता है परपोषण। अगला सवाल है हमारा कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझावें, और इस क्वेश्चन को याद कर ही लीजिए क्योंकि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले बार भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में सवाल पूछा जा चुका है कि पोषण क्रिया समझावें किसमें, तो अमीबा में। तो दोस्तों, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्यान्नी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन करता है और अनपचा भोजन अमीबा के त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। आसान भाषा में समझे तो देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी जिन जीवों का शरीर एक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है ऐसे तमाम जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। उनमें से अमीबा भी एक है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर लेता है और अपने खाद्यान्नी में ले जाता है, और उसके खाद्यान्नी में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वह भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं, और जितने भी अनपचा भोजन होते हैं वे अमीबा की त्वचा के सतह से चिपक जाते हैं और पुनः बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला सवाल भी काफ़ी ही VVI क्वेश्चन है आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके आवश्यक पदार्थों को लिखें। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। साथ ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, उससे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ का होना निम्नलिखित है, जो पदार्थ यहाँ पे दिया गया है। पहला पदार्थ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है, इसके साथ साथ H2O यानी जल का होना काफ़ी जरूरी है। बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लीजिए कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल भी 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि आखिर पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। आसान शब्दों में लिखिएगा कि समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह ऊर्जा पोषण प्रक्रम द्वारा प्राप्त भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए आवश्यक है। एक बार फिर से सुनिए, देखिए, जितने भी शरीर के जैविक क्रियाओं का संचालन है, जैसे कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत हो गया, वृद्धि एवं विकास हो गया है, ऐसे तमाम जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह जो ऊर्जा होती है ना, पोषण के द्वारा प्राप्त, जो पोषण के रूप में हम लोग जो भोजन करते हैं इसी भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण अर्थात भोजन जीवों के लिए आवश्यक है। अगला सवाल है श्वसन क्या है। ऐसा सवाल भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो श्वसन एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और CO2 बनता है, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर से सुनिए, श्वसन वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दोस्तों, पोषण के 2 प्रकार होते हैं।
पहला होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे अनाक्षी श्वसन भी कहा जाता है। तो दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन के माध्यम से जानने जा रहे हैं कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर होते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये भी सवाल पूछा जा चुका है और याद रखिएगा, लिखिएगा आसान शब्दों में कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला रोमन नंबर 1 में लिखना होगा आप सभी को कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला सवाल देख लीजिए कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए। और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। हमें तो ये लगता है कि इस बार के मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए। आसान शब्दों में लिखिएगा कि मनुष्य में श्वसन 2 तरीके से संपन्न होती है। पहले चरण में वायु के द्वारा ऑक्सीजन नासिका द्वारा फेफड़े में पहुँचती है। यानी मनुष्य में जो श्वसन क्रिया है ये 2 चरण में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या होता है कि वायु यानी हवा से जो ऑक्सीजन निकलता है वो नासिका के द्वारा यानी नाक के द्वारा फेफड़े में पहुंचती है, जिसके दीवारों में स्थित रक्त कोशिका के हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, जो शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचकर और पुनः वो हेमोग्लोबिन में बदल जाता है। उसके बाद में ऑक्सीजन के फलस्वरूप बने कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़े के कोशिकाओं में पहुंचकर नासिका के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह श्वसन का दूसरा चरण है और इस प्रकार से मनुष्य में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि परिवहन क्या है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये भी सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा। दोस्तों, उपयोगी पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिका से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया को ही परिवहन कहते हैं। यानी जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं जो मनुष्य के शरीर के लिए उपयोगी हैं, ऐसे तमाम पदार्थों को शरीर के अलग अलग भागों जहाँ पे उसकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचने, और जितने भी अनावश्यक पदार्थ जो मनुष्य के शरीर के लिए उपयोगी नहीं हैं, ऐसे सभी अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुँचने की क्रिया को ही परिवहन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसको नहीं मालूम होगा कि यह सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2011 से लेकर अभी तक में लगभग 3-4 बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में आप सभी को लिखना होगा कि जाइलम की कोशिका मृत होती है, यानी जाइलम की जो कोशिका है वो मरा हुआ होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगला सवाल देख लीजिए कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करने के लिए भी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। आसान शब्दों में बताइएगा कि धमनी और शिरा में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर बता दीजिएगा कि धमनी की भित्ति मोटी होती है, जबकि शिरा की भित्ति पतली होती है। धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अगला सवाल कहता है कि वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके महत्व बताइए। तो दोस्तों, पौधों के वायु भागों से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। यह पौधे अपने जीवन काल में अपने भाग के 100 गुना जल का वाष्पीकरण करते हैं। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। वाष्प उत्सर्जन का जो पहला महत्व है वह ये है कि वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ताप संतुलन बना रहता है। तो ये होता है वाष्प उत्सर्जन का महत्व।
अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। और याद रखिए मैट्रिक एग्जाम 2016 में सवाल पूछा जा चुका है और आप अभी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो यह क्वेश्चन पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आसान शब्दों में आंसर लिखिएगा कि प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नहीं बल्कि 10,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक एक कोशिका गुच्छ पाया जाता है। इसके अलावा वोमेन संपुट नेफ्रॉन जालिकाएं अविवाही धमनी के साथ साथ अपवाही धमनी भी होती हैं। फिर से सुनिए, प्रत्येक वृक्क में 10,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक एक कोशिका गुच्छ पाया जाता है। इसके अलावा वोमेन संपुट नेफ्रॉन जालिकाएं अविवाही धमनी और अपवाही धमनी भी होते हैं। अविवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त क्षमता है, जिसे प्रोटीन और खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं, किंतु ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक अम्ल को नहीं छान पाता है, जो बेम्यून कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जब क्षणिक द्रव नेफ्रॉन की जलिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, जो मूत्रनली के द्वारा मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और समय समय पे मनुष्य के शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा का 1 से लेकर 12 तक का साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्ट की क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।